प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 23 जनवरी 2022 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज की जा चुकी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनको लेकर के आज तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वास्तव में हकीकत क्या है। चाहे फिर उनके प्लेन क्रैश की घटना हो या गुमनामी बाबा की जो आप बातें सुनते हैं उसके संदर्भ में कोई बात हो। आज दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं उनकी जन्म कुंडली का एक अध्ययन कर रहा हूं और निश्चित तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल आपको वो जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि क्या नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई है, क्या इसकी संभावना उनकी कुंडली के आधार पर बनती है। अगर प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु नहीं हुई तो वो भारत कब आए, भारत में वो कब तक रहे और उनकी स्वाभाविक मृत्यु कब होनी चाहिए। इस पूरे आकलन को मैं आज कुंडली के माध्यम से आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। और दर्शकों, मुझे नेताजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। गुमनामी बाबा या रशिया में उनको मारने का प्रयास किया गया या वो यहां पर कब तक रहे, इसके बारे में मुझे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं केवल और केवल कुंडली के आधार पर आज आपको वो अनुमानित समय अवश्य बताऊंगा कि कब कौन सी घटना होने की संभावना उनके जीवन में बन रही थी और बहुत डिटेल में आज इस कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम नेताजी की कुंडली को बनाते हैं कि उनकी कुंडली क्या बनती है। नेताजी की जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1897, दोपहर में 12:15 का उनका जन्म समय है और कटक उनका बर्थ प्लेस है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास उपलब्ध है नेताजी की। उसके आधार पर जब हम उनकी कुंडली बनाते हैं तो मेष लग्न की कुंडली बनती है। मैं स्क्रीन पर भी आपको उनका जन्म चार्ट अवश्य दिखा रहा हूं, एक बार आप उसे भी देख लीजिए। दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश खुद सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल जब सेकंड हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत अटैच्ड होता है, परिवार की फिक्र करने वाला होता है, परिवार के प्रति उसका मोह भी अधिक होता है। लेकिन मंगल जब सेकंड हाउस में हो, वाणी के घर में हो, तो एक बात हमें और समझनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होते हैं। ज्यादा घुमाकर फिराकर बात करना उन्हें पसंद नहीं होता है। सच्ची बात बोलते हैं, सामने बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, चाहे फिर सामने वाले को वो बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन घुमा फिरा के बात करना उनको कतई पसंद नहीं होता और ये गुण भी नेताजी में अवश्य होगा। अब बात करें केतु की, तो केतु उनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव के अंदर केतु, भगवान कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट ऐसे व्यक्ति को अवश्य देता है जो हर किसी में नहीं होता है। और हम सब लोग जानते भी हैं कि नेताजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो ऐसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं। ऐसे में एक अच्छी गहरी समझ और नेतृत्व करने की क्षमता, ये सारे गुण नेताजी को इस केतु के कारण से ही मिले हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव का बृहस्पति उन्हें ज्ञानवान बनाता है, सूझवान बनाता है, शिक्षित बनाता है। एजुकेशन के मामले में बहुत ही स्ट्रांग उनकी कमांडिंग होगी, यानी कि विद्या के क्षेत्र में वो कुछ विशेष उपलब्धि भी हासिल करें, ऐसी संभावना भी बनती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी अवश्य होते हैं और विद्याओं का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, या यूं कहिए किसी भी ज्ञान को हासिल करने की प्रबल जिज्ञासा ऐसे जातकों में अवश्य होती है। चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा छठे भाव में बैठा है और छठे भाव का चंद्रमा ऐसे जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है, नेम फेम दिलाता है और कोई भी दुश्मन उनके सामने टिका रहे इसकी संभावना वो खत्म कर देता है। ऐसे में चंद्रमा छठे भाव में
दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की ताकत देता है तथा व्यक्ति को समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी अवश्य दिलवाता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि उनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के अंदर शनि व्यक्ति के हर कार्य के अंदर कुछ ना कुछ रुकावट, परेशानी अवश्य डालते हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने पूरे जीवन के कालखंड के अंदर हर बार बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा है, क्योंकि हर बार उनके सामने कुछ न कुछ व्यवधान अवश्य आए हैं और ये कार्य शनि के कारण से होता है। सूर्य, बुध और राहु कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हैं और दशम भाव के अंदर सूर्य व्यक्ति को उसका राजयोग दिलाने की ताकत रखते हैं। व्यक्ति को अपने पराक्रम को बहुत ही बेहतर तरीके से दुनिया के सामने लाने की ताकत भी ये सूर्य अवश्य देते हैं। लेकिन बुध के कारण से व्यक्ति को मनवांछित वो सफलता नहीं मिल पाती है जो वो पाना चाहते हैं। ऐसे में बुध और राहु व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत बार ऐसा होगा जब सफलताएं उनके दरवाजे पर होंगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित होगा कि वो सफलताएं उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा राहु और बुध के कारण से होता है। शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव के अंदर शुक्र व्यक्ति को ब्रॉड वे में सोचने पर मजबूर करते हैं। संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति की होती ही नहीं है। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी ने हमेशा बहुत बड़ा सोचा और बड़ा करने का प्रयास भी उन्होंने अवश्य किया है। यह सब कुछ शुक्र के कारण से हुआ है। अब यहां तक तो हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में ये सब चीजें इसलिए देखी हैं ताकि ये कुंडली उनकी मैच करती भी है या नहीं करती है, पहले इस चीज का आकलन जरूरी है। और इस कुंडली का जब हम आकलन कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह से मैच करती है। अब दर्शकों, एक बात आती है कि क्या 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई? तो एक बार हम क्या करते हैं, 18 अगस्त 1945 दोपहर में 2:30 बजे जिस समय प्लेन क्रैश की कहानी लिखी गई, उस समय का गोचर बनाते हैं और उस समय का गोचर जब इस कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या दुर्घटना का योग और दुर्घटना में मृत्यु का योग बनता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है ग्रहों के आधार पर? तो एक बार उस दिन का गोचर भी देखते हैं। दर्शकों, उस दिन के गोचर के अंदर हम जब देखते हैं तो मंगल सेकंड हाउस में है, यानी कुंडली के अंदर भी मंगल सेकंड हाउस में है, वृषभ राशि के अंदर, और गोचर का मंगल भी वृषभ राशि के अंदर है। ऐसे में जब मंगल गोचर का भी वही हो और कुंडली का भी वही हो और अष्टम भाव को देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस दिन मृत्यु हाथ भी नहीं लगा सकती, यह बात निश्चित है। लेकिन शनि सामने है, इसलिए षड्यंत्र का योग बनता है। ऐसी कहानी गढ़ी जाए, इसके योग बनते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती, यह बात निश्चित है, क्योंकि उस दिन का गोचर मंगल की स्थिति को इस तरह से बना रहा है कि व्यक्ति मौत के मुंह से भी बचकर निकल के आने की ताकत रखता है। ऐसे में 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो, इसकी संभावना उनकी कुंडली से बिल्कुल भी नहीं बनती है। पहला पॉइंट, चंद्रमा उस दिन अष्टम भाव में शनि के साथ आएगा। गोचर की बात करें तो अष्टम भाव में चंद्रमा है, कुंडली के अंदर अष्टम भाव में शनि है और कुंडली के अंदर भी छठे भाव के अंदर चंद्रमा है। ऐसे में छठे भाव का स्वामी गोचर के अंदर अष्टम भाव में है चंद्रमा, और चंद्रमा उनकी कुंडली में योग कारक है। ऐसे में चंद्रमा भी उनको मृत्यु के मुंह में नहीं जाने देगा। पॉइंट नंबर 2, उस दिन सूर्य भी सिंह राशि में स्थित है और गोचर का सूर्य लग्न के सूर्य से अष्टम है और योग कारक है। अब आप सोचिए, कुंडली का सूर्य
गोचर में अष्टम में हो, स्वराशि का हो, योग कारक हो, तो क्या व्यक्ति को मृत्यु आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 3, ऐसे में यह कहना कि 18 अगस्त 1945 को दोपहर में 2:30 बजे प्लेन क्रैश हुआ और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई, ये बात उनकी कुंडली जस्टिफाई नहीं करती है। लेकिन फिर ऐसी कहानी क्यों कही गई, ऐसी घटना क्यों कही गई, या इस सिनेरियो को क्यों क्रिएट किया गया, तो इस पर भी एक थोड़ा सा विचार करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से उनको पकड़ना चाहती थी और इस उनकी क्रांति को, या यूं कहिए कि जो आजाद हिंद फौज थी, उसको कुचलना चाहती थी। ऐसे में वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस पावरफुल हो या आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़े। लेकिन रशिया और जापान दोनों नेताजी की मदद कर रहे थे। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने को है, हार हो चुकी है, जापान सरेंडर कर चुका है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अब सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या होगी। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी विवेक हम रखते हैं तो हमें यह बात आसानी से समझ आएगी कि ऐसे समय में नेताजी को अंडरग्राउंड होना ही पड़ता, क्योंकि वो जापान के अंदर शरण नहीं ले सकते, रशिया में नहीं जा सकते, भारत में नहीं आ सकते, तो ऐसे में उन्हें अंडरग्राउंड तो होना ही पड़ेगा। और इसी के लिए एक प्लेन क्रैश की कहानी लिखी गई हो जापान सरकार के द्वारा नेताजी के साथ मिलकर के, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होना संभव लगता है उनकी कुंडली के आधार पर। ऐसे में प्लेन क्रैश की एक कहानी लिखी गई हो नेताजी को बचाने के लिए, तो इसमें मुझे कोई किसी तरह का संदेह नहीं नजर आता। लेकिन फिर उसके बाद में कुंडली आगे की स्थिति क्या कहती है कि नेताजी वहां से कहां गए होंगे या किस तरह की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम उनकी महादशाओं को देखते हैं कि महादशाएं क्या कह रही है। दर्शकों, फरवरी 1949 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बृहस्पति की दशा चल रही है, और बृहस्पति की दशा जब तक चली है, नेताजी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, यह बात निश्चित है। ऐसे में एक कहानी हम लोगों ने सुनी है कि नेताजी उसके बाद रशिया चले गए और रशिया में काफी समय तक रहे वो। ऐसे में फरवरी 1949 तक नेताजी रशिया में रहे हो, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि 1949 तक बृहस्पति उनको सपोर्ट कर रहा है और बृहस्पति उन्हें भारत के बाहर कहीं विदेश में छुपने का पर्याप्त स्थान दे, इसकी संभावना को जन्म अवश्य देता है। यानी व्यक्ति सुरक्षित रहे, आराम से रहे, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता। लेकिन उनकी कुंडली के अंदर ट्विस्ट आता है इस डेट के बाद में, यानी फरवरी 1949 के बाद उन्हें शनि की दशा आरंभ होती है, और आप जानते हैं कि शनि की दशा 19 साल की होती है। ऐसे में 1949 के बाद एक गुमनामी की जिंदगी शनि उन्हें दे, इसकी संभावना बनती है। यानी 1949 के बाद यहां से गुमनामी बाबा की कहानी शुरू होती हो, इसकी संभावना बनती है। और 1949 से लेकर के 19 साल का समय शनि का है, शनि अष्टम में बैठे हैं। ऐसे में शनि उन्हें अंडरग्राउंड रह करके जीवन दे, इसकी संभावना बनती है। यानी उसके पश्चात व्यक्ति अपनी हर चीज को छोड़ करके एक किसी ऐसे स्थान पर गुमनामी की जिंदगी जिए, इसकी संभावना बनती है। और अगर इसे हम साधारण शब्दों में समझें तो ऐसे समझिए कि अगर किसी जातक की शनि की अष्टम भाव में बैठे शनि की दशा शुरू होगी, तो वो व्यक्ति अपना कार्यक्षेत्र उसको छोड़ चुका होगा और एक तरीके से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा होगा। ये नियम भी हर व्यक्ति पर लागू होगा अगर स्थिति ऐसी बन रही है कुंडली के अंदर।
ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी फरवरी 1949 के बाद में एक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़े, एक रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी पड़े। उसके बाद बस आप केवल एकांत में बैठकर जो आपकी रुचि है आप वो काम करते रहिए और एक रिटायरमेंट की जिंदगी आप पूरी जीवन जिए, इसकी संभावना को जन्म फरवरी 1949 के बाद मिलती है, ये कुंडली ये कहती है। और उसके बाद में बुध की दशा आती है 17 साल की। अब 19 और 17 36 साल का समय है। इन 36 सालों के अंदर यहां ये कुंडली बहुत स्पष्ट तौर पर बताती है कि व्यक्ति को एक रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी पड़ेगी, एक गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ेगी, ये बात निश्चित है। और अब बात आती है कि फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कब हो सकती है, यानी कि जीवन का कितना कालखंड उनका बचेगा या किस कालखंड में जाकर के उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो, ये कुंडली उस आधार पर क्या कहती है। तो यहां पर भी एक हमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है। 12 फरवरी 1985 इस दिन के बाद में केतु की दशा आरंभ हो रही है और केतु उनकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि 12वें भाव को देखते हैं। ऐसे में फरवरी 1985 के बाद में, यानी कि 12 फरवरी 1985 के बाद में जितने भी दिन नेताजी रह रहे हैं वो सब उनका बोनस है। यानी इसके पश्चात 1985 12 फरवरी 1985 के पश्चात उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसकी संभावना इस कुंडली के आधार पर बनती है। अब गुमनामी बाबा कब तक रहे कब तक नहीं रहे ये मुझे नहीं पता, उनके विषय में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इस कुंडली के आधार पर आपको जो चीज बता रहा हूं कि प्लेन क्रैश की घटना कब होने की संभावना बनती थी भी नहीं बनती थी, या इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। उसके बाद में उनके भारत आगमन की या गुमनामी जिंदगी जीने की स्थिति कब बनती है, कब तक रहती है और कब उनका ये शरीर छूटे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उसकी संभावना कब बनती है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दर्शकों 1985 तक किसी भी हालात के अंदर नेताजी को ये शरीर छोड़ना पड़े, इसकी संभावना इस कुंडली के आधार पर नहीं बनती है। और फरवरी 1985 के बाद जो भी समय नेताजी को मिला है वो बोनस है और उसके पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, ये कुंडली यही कहती है। क्योंकि इतने पराक्रमी वीर योद्धा जिनकी कुंडली के अंदर मंगल स्वयं अष्टम को देख रहे हो और जो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु आ जाए ये असंभव है। और केतु की दशा में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए 1985 के बाद में नेताजी ने शरीर छोड़ा हो, 1945 के अंदर प्लेन क्रैश एक कहानी है नेताजी को बचाने की, इससे मैं इनकार नहीं करता। और 1949 के अंदर वो भारत में आकर के गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, इसको भी मैं इस कुंडली के आधार पर देख रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैंने इस कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करके फिर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि उनकी कुंडली उन्हें किस तरह का व्यक्तित्व देती है, कब जीवन में सफलताएं देती है, किस समय के पश्चात उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर कर रही हैं और कब उन्हें इस लोक से परलोक जाने का मार्ग दे रही हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इस कुंडली के अध्ययन के आधार पर बताई हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ऐसे महान व्यक्ति के संदर्भ में ज्योतिषीय आकलन करके उनको, उनके जीवन को, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को मैं आप लोगों के समक्ष ज्योतिषीय आधार पर रख सकूं, इसका एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।